जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनाब टेकअप करेंगे आइल्स कंप्लीट टेस्ट प्लान कि आपने आइल्स का जो टेस्ट है उसको कैसे टेकअप करना है, ठीक है, और आप कैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर अच्छे बैंड्स ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि आइल्स का जो टेस्ट है, दिस इज़ नॉट ए टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू पास और फेल। इसमें आपने टेस्ट को पास या फेल नहीं करना। बेसिकली यू आर गोइंग टू बी असेस्ड, ठीक है, इन योर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आपकी असेसमेंट का टेस्ट है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं, कितने अच्छे रीडर हैं, कितने अच्छे राइटर हैं और कितने अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है। अब देखें जी, बात इस तरह है कि ऐसे लोग जिनकी स्टडीज़ में गैप है, ठीक है, उनके लिए अक्सर ये देखा गया है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से हम आइल्स का टेस्ट दे दें, और मेजॉरिटी मेरे पास आती है और कहती है जी सर मेरे पास 10 डेज़ हैं और मैंने ना आइल्स का टेस्ट देना है। देखें, आइल्स का टेस्ट अगर आपने सही मानों में देना है ना, तो दिस इज़ नॉट ए चाइल्ड प्ले, ठीक है। ये हथेली पे सरसों जमाने वाली बात नहीं है। ये टेस्ट प्रैक्टिस मांगता है। क्यों? बिकॉज वी आर साउथ एशियन, वी आर नॉट ब्रिटिशर्स, वी कैन नॉट स्पीक एंड रीड एंड राइट 100% अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स। हम पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो जो है वो पंजाबी एक्सेंट के ऊपर एडजस्ट हुआ है, ठीक है जी। हम कभी भी 100% गोरों की तरह नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम मैं वन बाय वन टेकअप करूँगा हर मॉड्यूल्स को। सबसे पहले हम लिसनिंग की बात करते हैं। लिसनिंग में याद रखिएगा कि आप 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं? 9 आउट ऑफ 9, यस। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि वट एवर यू आर लिसनिंग, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आप जो कुछ लिसन कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि हम जब लिसनिंग का टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, जब आपके सामने वो फॉर्मेट आता है, तो आप सबसे पहले उस फॉर्मेट को एक नज़र देख लें। व्हाट इज़ द फॉर्मेट अबाउट, ठीक है, कि वो कोई डायलॉग है, कोई इंक्वायरी है, या वो कोई सेमिनार है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई इंट्रोडक्शन बताई जा रही है, या कोई फ़ोन की इंक्वायरी है। उसका एक रफली आइडिया आप अपने माइंड में ले लें, ठीक है जी। तो जैसे ही फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट सेक्शन आपने अपना फोकस नहीं टूटने देना, क्योंकि टोटल लिसनिंग के अंदर फोकस्ड है। अगर आप फोकस रहेंगे तो आप एक अच्छी लिसनिंग कर पाएंगे। फोकस कैसे रहता है? जब आप जो कुछ सुन रहे हैं उस सुनने के दरमियान आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दो बंदे बात कर रहे हैं, तो उन दो बंदों की बातों को आपने इतना कॉन्शियसली सुनना है कि आपका रब्त नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सम टाइम लिसनिंग के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं कि हम, फॉर एग्जांपल, MCQs हैं जिसमें ABC की कोई भी राइट चॉइस को अपने सेलेक्ट करना होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ऑप्शंस देख रहे होते हैं ABC, कि अभी ये A की बात करेगा तो फ़ौरन मैं A पे सर्कल कर दूंगा, अभी ये B की बात करेगा हम फ़ौरन B पे सर्कल कर देंगे। दिस इज़ रॉन्ग। हम जब ये देख रहे होते हैं तो हम कभी भी राइट आंसर नहीं कर पाते। हमने उस स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट के ऊपर 3 MCQs बने हैं, उस स्टेटमेंट को हमने प्रॉपरली देखना है और उस स्टेटमेंट के ऊपर हमने उसको टेकअप करना है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट जब टेकअप होगी तो उसके साथ हम MCQs को प्रॉपर टेकअप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखें, ठीक है। जब स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो डेफिनेटली वो 3 ऑप्शंस जो हैं उनमें से कोई एक आपको आ जाएगा। हम जब उस ऑप्शन की वर्डिंग को देख रहे होते हैं, A की वर्डिंग, B की वर्डिंग, C की वर्डिंग, यार ये अभी आती है, इस पे बात होगी तो मैं सर्कल कर दूंगा, वो हो सकता है कि वो 3 ऑप्शंस में से किसी एक पे भी बात ना करे, उसके सिनोनिम्स को बोल दे। उधर क्या करेंगे आप? तो जैसे ही वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी उसका आंसर ABC में होगा, तो आपने ABC जो भी है उसको सर्कल कर देना, ठीक है। फिर जैसे ही वो बात सर्कल कर दिया, क्योंकि आपने लिसनिंग ड्यूरिंग, आपने जो अटेम्प्ट करनी है लिसनिंग की, वो ड्यूरिंग लिसनिंग करनी है, वो रुकेगा नहीं। वो एक फ्लो में चल रहा है, वो डायलॉग चल रहा है, उस डायलॉग को चलना है, वो रुकेगा नहीं आपके लिए। उसके लिए आपने उसके उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना है, उस कॉन्टेक्स्ट को जैसे ही वो आएगा उसको आपने करते जाना है और कॉन्शियस रहना है।
अगर आपका फोकस टूट गया तो वो आगे चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, आपका सेक्शन ज़ाया चला जाएगा। तो सेक्शन को कॉन्शियसली पकड़ने के लिए फोकस्ड रहना है और फौरी तौर पे आंसर को करना है, डाउट में नहीं आना, ठीक है। जो वो बात करेगा उसको फौरन आपने करना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी बाज़ सेक्शन जो हैं वो रीडिंग के बड़े फास्ट आ जाते हैं। तो फास्ट सेक्शन याद रखिएगा, जितना भी वो फास्ट सेक्शन हो, आपने उस सेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है, उस सेक्शन से रिलेटेड जो MCQs हैं, जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, उसको आपने फोकस्ड करके रखना है, ठीक है। फास्ट ट्रैक जब भी चलेगा वो डेफिनेटली आउट ऑफ द कोर्स नहीं होगा। वो जो चीज़ आपके सामने है, जो आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो डेफिनेटली होंगे। लोग ऐसे नहीं 8.5 बैंड्स ले लेते लिसनिंग में, वो इसलिए लेते हैं कि वो अपना फोकस नहीं टूटने देते। हमारा फोकस टूट जाता है, हमें थोड़ी सी स्पीड नज़र आए, हम स्पीड में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंपोज्ड होके खेलना, अपना फोकस नहीं टूटने देना। और जो कंपोज्ड खेलेगा वो 8.5 9 भी ले लेगा। 9 बैंड्स लिए हुए हैं लोगों ने लिसनिंग के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लिसनिंग के अंदर मैप का जो चॉइस है, मैप समटाइम आ जाते हैं, और मैप को आपने कैसे करना है। देखिए, मैप के अंदर याद रखिएगा कि मैप की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को आपने नहीं लूज होने देना। वो जैसे ही बात डायरेक्शन पे जाएगा, वो एंटर हुआ है किसी चीज़ में, फिर वो देन ही वेंट फॉर राइट, देन ही वेंट फॉर लेफ्ट, सो what is there in the left, what is there on the right, वो सारे एरोज के साथ साथ आपने उसको सुनना है, और जैसे जैसे वो बताता जाएगा आपने फोकस करके उसको टिक करते जाना है या उसको सर्कल करते जाना है, ठीक है जी। यानी टोटल फोकस की गेम है लिसनिंग, और लिसनिंग के अंदर आपने फोकस नहीं टूटने देना, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर वो स्पेलिंग देता है आपको, स्पेलिंग आपका आंसर है, तो स्पेलिंग को आप बेशक रफ लिख लें, एक एक करके, एक एक वर्ड करके स्पेलिंग लिखेंगे तो वो आगे भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने मार्वलस, एक ब्लैंक्स में मार्वलस आता है। अब मार्वलस आपको पता है कि ये मार्वलस वर्ड है, स्पेलिंग आपको आते हैं, तो आप उसको ऐसे फ्लो में लिख लें। लेकिन जब आपने आंसर शीट के ऊपर मार्वलस लिखना है तो फिर आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपकी शीट के ऊपर होगा उसको बेशक आप रफ लिख लें, लेकिन जब आंसर शीट पे मार्वलस आएगा तो आंसर शीट के ऊपर, यस, ये आंसर शीट है, इस आंसर शीट पे जब आपने मार्वलस लिखना है तो कैपिटल वर्ड्स में लिखें और खुला खुला करके लिखें, क्योंकि ये चीज़ आपकी कंप्यूटर्स में जाती है, स्कैन होती है और इस पे मार्किंग होती है, ठीक है। और 40 के 40 क्वेश्चंस आपने ओवरऑल टेकअप करने हैं, ठीक है। 40 के 40 क्वेश्चंस टेकअप होंगे, ठीक है। तो अब इसको आपने हमेशा याद रखना है कि आपने लिसनिंग के अंदर जो आंसर है वो आंसर अच्छे तरीके से आपने उसको टेकअप करना है, और कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखना है आंसर शीट के ऊपर। क्यों? क्योंकि कैपिटल वर्ड्स में इजीली चीज़ क्लियर होती है और पढ़ी जाती है। अगर आप जॉइनिंग राइटिंग में लिखेंगे, बाज़ लोग जॉइनिंग लिखते हैं और जॉइनिंग में समटाइम्स स्पेलिंग वो असेस नहीं कर पाता और आपके रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने जब भी आंसर शीट फिल करनी है वो कैपिटल वर्ड से फिल करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड, हो गया जी। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लिसनिंग के अंदर है वो ये है कि लिसनिंग में अगर तो उसने स्पेलिंग बोले हैं, ठीक है, समटाइम स्पेलिंग वो नहीं बोलता, समटाइम बोलता है, तो जो उसने स्पेलिंग बोले हैं वो स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने पीटर के स्पेलिंग बोले हैं PETER, ठीक है, आपने अगर PETAR लिख दिया है तो रॉन्ग होगा, क्योंकि स्पेलिंग जो उसने बोले हैं वो स्पेलिंग डेफिनेटली राइट होने चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक वर्ड का भी उसके अंदर फ़र्क पड़ गया, एक अल्फ़ाबेट का भी फ़र्क पड़ गया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ने स्कैन करना है, उसकी स्कैनिंग में जो राइट आंसर होंगे वही आपका आंसर है, वही आपका रिजल्ट है, ठीक है जी। तो लिसनिंग में मैंने बात किया, फोकस नहीं टूटने देना, ठीक है, और कभी भी MCQs के ऊपर नज़र नहीं रखनी, नज़र रखनी है स्टेटमेंट के ऊपर, कि वो अभी स्टेटमेंट बोलेगा और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने आंसर देना है। इज दैट क्लियर?
कोई क्वेश्चन आपका है लिसनिंग के हवाले से तो प्लीज, एनी क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स से पहला वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स का वेरी नेक्स्ट वर्ड, एंड ऑफ द वर्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब ब्लैंक स्टार्ट होती है उससे पहले वाला वर्ड जो होता है वो हमें ये बताता है कि आगे नाउन आएगा, आगे वर्ब आएगा, आगे एडजेक्टिव आएगा, आगे एडवर्ब आएगा, क्या आएगा। ठीक, जैसे आगे आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे, तो हम ब्लैंक से पहले वाले वर्ड और एंड वाले वर्ड्स को हमने फोकस किया और हमने असेस कर लिया कि यार यहाँ पे डेफिनेटली जो कोई वर्ड है, कोई नाउन है, कोई इस तरह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, लिसनिंग क्लियर है? सो लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। ठीक है जी, तो रीडिंग में याद रखिएगा, इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, रीडिंग अक्सर लोग जो अच्छे से अच्छा टेस्ट भी देते हैं वो रीडिंग में कहते हैं सर बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, रीडिंग मुश्किल नहीं है। मैं कभी भी रीडिंग को मुश्किल नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरे एक स्टूडेंट्स ने 9 बैंड्स अचीव किए हुए हैं रीडिंग के अंदर, लिहाजा मैं ये कभी नहीं कह सकता कि रीडिंग मुश्किल है। अगर मुश्किल होती तो वो कभी भी 9 ना लेता। ठीक है जी, ये आपके सामने रिजल्ट लगा हुआ है, 9 बैंड्स उसने लिए हैं। अब रीडिंग किन लोगों के लिए मुश्किल है? पॉइंट टू बी नोटेड ऑफिसर साहब, रीडिंग उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन लोगों की वोकैबुलरी डाउन है। ऐसे लोग जो स्टडीज़ में गैप रखते हैं और उनके लिए सिनोनिम्स को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ठीक है, उनके लिए रीडिंग एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रीडिंग याद रखिएगा। मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो होता है, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इन 1928 या कोई भी इसका आ जाता है, तो वर्ल्ड वॉज वॉर फॉट। ठीक है, अब अगर इस तरह आ जाता है तो फिर एग्जैक्ट वो ट्रू है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर सेम आ रहा है तो ट्रू है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट आ रहा है, अगर उसका ऑब्जेक्ट और कोई आ रहा है तो वो नो है। ठीक है, समझ आ गई बात की? अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिमिलर मिल रहा है रीडिंग के अंदर तो वो आपका ट्रू होगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ के, ठीक है, कभी भी हम असेस नहीं कर सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है जब तक उस स्टेटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम उस पैसेज में नहीं देख लेते। अब आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने उसके कीवर्ड को लेना है, कीवर्ड्स को लेकर आपने उस पॉइंट पे जाना है जहां पर उस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। डेफिनेटली जहां पर वो वर्ड कीवर्ड होगा उसको आपने लोकेट करना है, वहीं पे जाके उसका आंसर होगा। ठीक है, और वो आंसर हो सकता है किसी सिनोनिम्स की शक्ल में हो। ठीक है, हम उसको एक्चुअली देख रहे होते हैं कि जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये मुझे किसी जगह मिल जाए तो मैं इसको जनाब ट्रू कर दूं, इसको फॉल्स कर दूं। कभी भी वो ट्रू और फॉल्स नहीं आप ढूंढ सकते जब तक आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नॉट गिवन जो है, नॉट गिवन का मतलब होता है कि ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, बल्कि दैट स्टेटमेंट डजंट एग्जिस्ट इन द पैसेज। अच्छा, कुछ लोग नॉट गिवन और नो में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उस एंग्जाइटी से कैसे बाहर आना है कि नॉट गिवन और नो। ठीक है, अब नॉट गिवन और नो में डिफरेंस कब आएगा? जब हम स्टेटमेंट को बगौर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ना बड़ी ज़रूरी बात है। हम बाज़ दफ़ा ब्लाइंडली उसको देखते हैं, अच्छा ये और ये तो आई ट्रू है, ये आई फॉल्स है। नो, समटाइम दूसरे सेंटेंस के अंदर कोई बात चेंज हो जाती है। जब दूसरे सेंटेंस के अंदर बात चेंज हो जाती है तो वो नो होता है, नॉट गिवन नहीं होता। तो नॉट गिवन, वेल, रीडिंग के अंदर जो अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है जी हेडिंग मैचिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अच्छा, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में याद रखिएगा
लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जब हम हेडिंग्स को पढ़ते हैं और हेडिंग्स को पढ़ के वन लाइनर्स उसका हम देखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पैराग्राफ ए पढ़ना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले जो है ना उसका हेडिंग मैचिंग की स्टेटमेंट जो है ए से लेके एच तक पढ़ने से बेहतर है कि आप पैराग्राफ ए पढ़ें। पैराग्राफ ए को जब आपने पढ़ना है, रिमेंबर वन थिंग, द होल पैराग्राफ रिवॉल्व्स अराउंड ए सिंगल इशू। किसी एक इशू के बारे में, किसी एक फैक्टर के बारे में एक पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और हर पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है। उस टॉपिक सेंटेंस के ऊपर वो सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बनी हुई होते हैं, ठीक है। अब वो जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ के शुरू में, मिड में और एंड पे होता है, ठीक है। किस कहाँ पे होता है? पैराग्राफ के शुरू में, मिड में और एंड में, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने पैराग्राफ ए पढ़ा। पैराग्राफ ए पढ़ के आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे जाना है और फिर देखना है कि पैराग्राफ ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो मोस्ट सूटेबल इंफॉर्मेशन है, वो 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, उधर पैराग्राफ ए लिख देना है विदाउट एनी डाउट। देखो बात सुनो, रीडिंग एक गैसिंग गेम है। क्या है? गैसिंग गेम। ऐसा गैस जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं है कि ये सही होगा या रॉन्ग होगा। लिहाजा नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड इन रीडिंग, जस्ट मेक ए कैलकुलेशंस, बिलीव इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। समझ आ गई बात? आप अपना बेस्ट दें कि यार मेरे नज़दीक ये इसका ऑप्शन 2 है, पैराग्राफ ए का 2 है, पैराग्राफ बी का 4 है, पैराग्राफ 5 का 6 है, 4 ही उस पर लिख दे। अच्छा, जब आपने पैराग्राफ ए को पढ़ लिया, उसका एक आपने ऑप्शन ढूंढ लिया, पैराग्राफ बी पे चले जाए। पैराग्राफ बी को पढ़ के फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे जाएं। हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये पैराग्राफ बी में। इस तरह आप बार बार भी पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको वो नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं कि आपने पहले पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाना है कि यार कौन सी सूटेबल बात है जो पैराग्राफ ए के अंदर है, जो मैंने उधर लगानी है। इज दैट क्लियर? तो वो जनाब आपने फौरी तौर पे लगा देनी है, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, उसका नुकसान क्या होगा कि आपको हर दफ़ा हर हेडिंग के साथ पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम भी लगेगा। अब देखिए, रीडिंग में टाइम होता है 20 मिनट्स ईच पैसेज, 20, 20, 40, 40, 20, 60, ठीक है। 3 पैसेजेस आते हैं और 20-20 मिनट के वो होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक पैसेज आपने करना है 15 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 15 में। 5 मिनट्स उधर से आपने सेव करने हैं, ठीक है। फिर दूसरा पैसेज करना है 15 मिनट्स में, 5 मिनट सेव करने हैं। फिर तीसरा पैसेज करना है 15 मिनट्स में, 5 मिनट सेव करने हैं। टोटल 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 मिनट। आपने 15 मिनट सिक्योर कर ली, ठीक है। अब आपने किसी एक क्वेश्चन के ऊपर तकरीबन 1 या 1.25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। बात कहाँ पे बिगड़ती है? यार मिल नहीं रहा, ओहो यार मिल नहीं रहा। पैनिक। जब हम पैनिक होते हैं, टाइम गुजरता जा रहा है। ओ सर जी मैं तो अजय जनाब एक पैसेज कीता है, टाइम जनाब 30 मिनट हो गए। टाइम ने तो नहीं रुकना। टाइम इज़ ए मर्सीलेस हॉर्स। बेरहम घोड़ा है वक्त, वो तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। अच्छा ज़रीफ खान कर ले, मैं रुक जाना थोड़ा जा, ठीक है। तो टाइम नहीं रुकेगा, टाइम ने टिक टिक करके भागना है। इट इज़ अप टू अस दैट हाउ वी हैव टू मैनेज द टाइम। हमने टाइम को मैनेज करना है, टाइम नहीं रुकेगा, वक्त चलता जाएगा। तो इस तरह आप जनाब हर पैसेज को प्लान करें। लिस्ट ऑफ हेडिंग मैंने बताया कि उसमें आपने क्या करना है कि पहले पैराग्राफ पढ़ के फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग पे जाना है। हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को ढूंढ रहे होते हैं पैराग्राफ। जी, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बताएं। इज इट क्लियर? अच्छा, लिस्ट ऑफ हेडिंग के बाद जी हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जी हम ब्लैंक्स को ढूंढते हैं, वो मिलती नहीं है। ब्लैंक्स कहाँ से मिले? ब्लैंक्स कभी भी नहीं मिलेगी।
क्योंकि हम ढूंढ रहे होते हैं कि ब्लैंक्स का एग्जैक्ट वर्ड हमें बच्चों की तरह मिल जाए। 5वीं क्लास का कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट है, वो वर्ड वहाँ से उठाएं और फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दें। दिस इज़ नॉट कैम्ब्रिज का टेस्ट है, ठीक है, वर्ड रिकग्नाइज टेस्ट है, वो टेस्ट है जिसकी बेस पे आपका वीज़ा स्टैंप हो रहा है, तो उसने थोड़ा सा आपको टफ टाइम तो देना है। तो इसके लिए हम टिप ये अपनाएंगे कि जब हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करना है तो फिल इन दी ब्लैंक्स से पहला वर्ड और फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद का वर्ड, ठीक है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट द आंसर। कि हमने फिल इन दी ब्लैंक से पहले देखना है क्या वर्ड है, फिर उसके बाद वर्ड वाला जो वर्ड आएगा दोनों को फिर हमने पैसेज में जाके देखना है कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ रही है। अब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो आपका ब्लैंक में आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी ब्लैंक्स होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, उनको आपने ऐसे करना है कि ब्लैंक से पहला वर्ड और ब्लैंक के बाद का वर्ड, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2 स्ट्रेटजीज हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग एंड स्कैनिंग को आप रीडिंग में अप्लाई करें। स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग का मतलब होता है कि आपने पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ का आपने एक जिस्ट निकाल दिया, उसका मेन आइडिया, उसे कहते हैं स्किम करना, ठीक है। और स्किम किससे निकला? स्किमर से। स्किमर जैसे हम ऐसे उसको दूध को जनाब स्किम करते हैं तो उसकी जनाब बटर जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वो सारा इसे हम कहते हैं स्किम करना, यानी आपने वर्ड्स को, पैराग्राफ को स्किम करना है। तो स्किम करके हमने अप्लाई करना है। उसके बाद है स्कैन करना। स्कैन का मतलब है कि आपने कोई डिजिट्स ढूंढना है। मसलन व्हेन वाज वर्ड वॉर वाज फॉट, व्हेन वाज वर्ड वॉर फॉट, ठीक है। अब व्हेन का मतलब है कि वो डेफिनेटली टाइम का पूछ रहा है कि वर्ड वॉर कब लड़ी गई। तो जब टाइम का पूछ रहा है तो आपने सारे वर्ड्स को छोड़ के वर्ड वॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे जाना है कि वर्ड वॉर की इंफॉर्मेशन पैराग्राफ ए में है, बी में है, सी में है, जहां भी वो इंफॉर्मेशन होगी उसका ईयर मेंशन होगा, वो आपका आंसर होगा। इसे कहते हैं स्कैन, स्कैनिंग। यानी रीडिंग के अंदर ये स्कैनिंग की जो स्ट्रेटजी है इसको आप अप्लाई करें। जब आपने कोई वर्ड ढूंढना है, कोई ईयर ढूंढना है, किसी का नाम ढूंढना है, तो आपने स्कैन करना, ठीक हो गया जनाब। अब रीडिंग में याद रखिएगा, जो 15 मिनट मैंने आपके बचाए हैं एंड पे, उस 15 मिनट के अंदर आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट नहीं हुए, ठीक है। यानी जो आपके डिफ़िकल्ट था उनको अंडरस्टैंड करना, वो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो सके, उसमें आपने उन जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। और 40 के 40 क्वेश्चंस ब्लैंक्स आपने उसी वक्त, क्योंकि इसमें आपको लिसनिंग की तरह एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपने उसको उधर ही आंसर शीट पे बड़ा नीट करके लेड पेंसिल्स, डार्क लेड पेंसिल्स होती है, उसको डार्क करके आपने ईएस लिखना है, नाम लिखना है बड़ा क्लैरिटी के साथ। जब वो उसमें जाएगा पोर्टल के अंदर तो वो आपकी क्लैरिटी के साथ चेकिंग हो जाएगी। तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन रीडिंग, यू हैव टू फिल 40 ब्लैंक्स, ठीक है, एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल, ठीक हो गया। तो ये जनाब रीडिंग है, इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। रीडिंग जितने मर्जी लेक्चर सुन लें, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी सुन लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दुनिया की कोई ताकत आपकी रीडिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकती। ये होते हैं ना, लोगों ने यूट्यूब पे बड़े बड़े लेक्चर्स डाले हुए हैं जी, ये जनाब रीडिंग फार्मूला, मैजिकल फार्मूला। ये कोई मैजिक शैजिक नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हाँ, अप्लाई करें उन फार्मूलोज को, उन टिप्स को, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है जी। तो एनी क्वेश्चन विद रेफरेंस टू रीडिंग, इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी, लेट्स टॉक टू राइटिंग। अब राइटिंग, अब माशाल्लाह एक से एक बढ़ के राइटर है जनाब जिंजू एकेडमी के अंदर ठीक है, जो काटो वही लाल है, ठीक है। तो अब बात इस तरह है कि इंग्लिश राइटिंग लिखेंगे सही, ग्रामर ठीक लिखेंगे, स्पेलिंग ठीक लिखेंगे, तब भी कुछ वो हमारा कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। अगर आप कहें जी कि मैं बस लिखूं और मेरे स्पेलिंग भी रॉन्ग हो, मेरी ग्रामर भी रॉन्ग हो, ठीक है, और ना मैं पैराग्राफिंग करूं तो मैं अच्छे बैंड्स भी ले लूं, इम्पॉसिबल। तो लेट्स टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर राइटिंग। जनरल जीटी वालों के लिए, जो जनरल ट्रेनिंग वाले हैं, उनके लिए लेटर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं।
लेटर राइटिंग में कुछ लोग बहुत लंबा उसको खींच के कहानियाँ बनाते हैं और उसमें वो गलती कर देते हैं। लेटर राइटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता, डियर सर से स्टार्ट लेना है और उसमें आपने फर्स्ट जो सेंटेंस होगा, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द अटेंशन। ठीक है, अगर आप किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं लेटर, तो स्टार्ट उसका विद रिगार्ड्स। ठीक है, आई इंटेंड टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन रिगार्डिंग उस इशू के बारे में लिखें। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपना इनफॉर्मल लेटर्स की को ले रहे हैं, ठीक है, किसी कज़न को लिख रहे हैं, किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो उसको पहले होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। ठीक है, मिसिंग यू अ लॉट, आई हैव बीन मिसिंग यू अ लॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हालचाल पूछ के, फिर उसके बाद आगे उसका जो मैटर है, उस मैटर को आपने एक्सप्लेन करना है जी। अगर आपने मैटर जो लेटर में पूछा जा रहा है उसके ऊपर फोकस ना किया और एक पूरा पैराग्राफ हेलो हाय पे लगा दिया, यूजलेस इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो पहली 2 लाइनों में अटेंशन ड्रॉ करें, सेकंड पैराग्राफ में जनाब आप क्या करें, उसका मैटर बताएं, और एंडिंग जो लास्ट जो एंडिंग लाइंस हैं उनसे पहले एक लाइन छोड़ दें। जब वो लाइन छोड़ देंगे तो लाइन छोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद होप का एक सेंटेंस लिखना है कि होप यू विल कंसिडर माय रिक्वेस्ट, या होपिंग टू गेट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। यानी उसको एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर देना है ताकि वो आपके लेटर को कंसिडर करे और आपका लेटर अच्छे तरीके से वो कर ले। उसके बाद नीचे योर्स सिंसियरली डाल दें, योर लविंग, जो भी जिस तरह का मैटर है। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिशियल है तो आप लिख लें योर्स सिंसियरली। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, योर्स करके ना YOURS हम S कैपिटल डालते हैं, उधर S कैपिटल नहीं डालना, स्मॉल डालना। इसी तरीके से योर्स में कुछ लोग अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं, वो रॉन्ग है। अपोस्ट्रोफी नहीं डालनी, योर्स YOURS, आगे ट्रूली है तो T छोटा, अगर फेथफुली है तो F स्मॉल आएगा। ठीक है, ये उसके बाद XYZ करके दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये लेटर हो गया। अब लेटर के अंदर जो एक और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि कोई पर्सनल स्टेटमेंट ना दें, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। यू हैव टू प्लान, यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट है तो डेफिनेटली वो इंसिडेंट आपने पास्ट में लिखना है। तो पास्ट में जब इंसिडेंट लिखेंगे तो वो पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, तो पास्ट टेंस जब यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर यूज़ करेंगे, उसमें भी आपने रॉन्ग गलती नहीं करनी। ठीक है, और वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करें। जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मेरी एक वीडियो है पास्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर ना, जिसमें मैंने पास्ट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो टेकअप किए हुए हैं। ठीक है, तो हैड टू का यूज़, वॉज टू का यूज़, डिड का यूज़, सेकंड फॉर्म का यूज़। ठीक है, यस, वो कभी भी राइटिंग का एक फार्मूला, राइटिंग का एक मेन असूल समझ लें, ऑलवेज राइट फॉर योर रीडर्स, डोंट राइट फॉर योर सेल्फ। मतलब आप लिखते हैं जिस तरह भी लिखते हैं, छोटी छोटी राइटिंग, अक्सर लोग वो पिद्दू लफ्ज़ डालते हैं, बहुत ही छोटा लिखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। अब वो उनको समझ आ रही होती है कि मैं ये लिख क्या रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो किसी ने पढ़ना भी है। तो जितना आप अपने रीडर को फैसिलिटेट करेंगे उतना आपको वो अच्छे मार्क्स देगा। ये बेसिक असूल है राइटिंग का। आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, आपकी हैंड राइटिंग फजूल है, आपको मार्क्स नहीं अच्छे मिलेंगे। फिर हैंड राइटिंग प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन राइटिंग, वेदर वो लेटर राइटिंग है, ग्राफ राइटिंग है, या आपकी ऐसे राइटिंग है, कुछ भी है। ठीक है जी, तो अब मैं बात करूंगा ऐसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे राइटिंग में याद रखिएगा, ऐसे के अंदर आपने उसको प्लान करना है। 40 मिनट का टाइम, 5 मिनट्स जस्ट रीड द स्टेटमेंट। बाज़ दफ़ा हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं करते। ओ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई हमें ऐसे याद होता है, छापा था। नंबर 4, 5 स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। वो पूछ क्या रहा है, व्हाट ही इज़ आस्किंग। प्लान करें स्टेटमेंट को। ठीक है जी, 5 मिनट्स, 30 मिनट्स उसको लिखें। 30 मिनट्स में 250-300 वर्ड बहुत ज़्यादा हैं।
लोगों की 20-20 मिनट में 250 वर्ड्स लोग लिख लेते हैं। 30 मिनट्स, आधा घंटा आप आराम आराम से भी एक एक दो दो वर्ड्स डालें तो 250 वर्ड्स आप कर सकते हैं। फिर एंड पे रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है। अब आप कहें जी कि मैंने, एग्जामिनर कहता है स्टॉप राइटिंग, आप लिख रहे हैं सर जी 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, उधर बैगिंग नहीं करनी। एंड पे यू मस्ट बी रीडिंग। जब वो स्टॉप राइटिंग की आवाज लगाए, लो सर, उसके हाथ में आप वो दे दें, दैट्स ऑल। ये नहीं उससे बैगिंग करनी, सर 2 मिनट सर, मेरा कंक्लूजन रह गया सर 2 मिनट। नो, क्यों रह गया? तुमने प्लानिंग ही अच्छी नहीं की। जब तक तुम प्लान नहीं करोगे राइटिंग को, तुम कंक्लूजन नहीं दे सकोगे, और जब तुमने कंक्लूजन ना दिया राइटिंग का तो समझ लो कि बैंड्स नहीं अच्छे आएंगे। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छा राइटर था, बहुत अच्छा राइटर, ठीक है, मुझे कहता है सर कंक्लूजन रह गया। मैं क्या पुत्र गया तो 5 बैंड्स, वो कहता सर जी खुदा दा ना जे 5 बैंड्स। मैं क्या यस, कहते हैं सर जी 5 बैंड आए ना, ट्यूलिप में आपका डिनर है, और अगर 7 आए आपने मुझे कराना। मैं कहा डन। लो जी रिजल्ट आया, ही गॉट 5 बैंड्स, और मैंने बेहतरीन सा सोना सा जाके ना डिनर किया ट्यूलिप पे। कहते हैं सर जी कैसे? मैं कहा बेटा ऐसे कि तुमने राइटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन उसका जो एंड पे कंक्लूजन है वो छोड़ के तुमने ऐसा ही किया कि तुमने उसके अंदर जनाब जो जो गूदा है ना वो डाला ही नहीं और हड्डी को डिस्प्ले कर दी। ठीक है, कंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट है राइटिंग के अंदर जितना हड्डियों के अंदर जनाब गूदा होता है, तब हड्डी मजबूत रहती है। तो आपने उसका क्रक्स निकाल दिया और आपने राइटिंग बहुत अच्छी कर दी है, 250-300 वर्ड्स की, कंक्लूजन नहीं दिया तो 0 नंबर नहीं आएंगे। लिहाजा प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, 5 पैराग्राफ ऐसे के हर पैराग्राफ के अंदर एक नई बात, रेपिटिशन ना हो, जो पीछे बात करके आए हो उसको आगे कर रहे हो, और उसको फिर बताओ कि तुम अब क्या लिखने लगे हो। कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, ताकि उसको ये पता चले कि व्हाई यू आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में उसको बता दो कि आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, या आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट थिंग्स, ताकि वो आपको अगले रेस्ट ऑफ द पैसेजेस में वो चीज़ उसको पता हो कि तुम क्या लिखने जा रहे हो। हर पैराग्राफ का स्टार्ट साइन पोस्टिंग वर्ड से करें। साइन पोस्टिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स, नेवरदीलेस, अनडाउटेडली, जनरली स्पीकिंग, ये शेयर किए हुए हैं मैंने ग्रुप्स में। इट गोज विदाउट सेइंग, इंडीड, नॉनदीलेस, ठीक है, देयरफॉर, ये सारे वर्ड्स हैं साइन पोस्टिंग वर्ड्स। कंक्लूजन जब देना है, एंड वाला पैराग्राफ, टू कंक्लूड, टू सम अप, in the light of above facts, keeping in view the above discussion, we may conclude that, ठीक है, to recapitulate we can say that, all said and done, in a nutshell we can say that, these are all expressions that you have to give in conclusion। ठीक है जी, तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग के अंदर। ठीक है, और कभी भी वो वर्ड्स ना लिखें जो वर्ड आप नहीं जानते। कुछ लोग एफिशिएंसी झाड़ने के लिए डिफिकल्ट वोकैबुलरी ठोकते हैं, रॉन्ग। मत लिखो वो वर्ड, इजी वर्डिंग में लिखो। ये लोगों का कम्प्लेक्स होता है कि मैं वर्ड डालूंगा तो मेरे बैंड्स अच्छे आएंगे। नो, बैंड्स अच्छे आएंगे कोहेजन और कोहेरेंस के साथ, कि तुम्हारा सेंटेंस के अंदर रब्त चल रहा है, हर पैराग्राफ एक नई चीज को बता रहा है। ये नहीं जो चीज तुमने पिछले पैराग्राफ में की है उसी को अगले में डाल रहे हो, रॉन्ग है। ठीक है, आसान राइटिंग, इजी राइटिंग, फ्लॉलेस राइटिंग, ग्रामर इजी राइटिंग और स्पेलिंग करेक्ट। ठीक है, 100% तो ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, 98% स्पेलिंग सेट होने चाहिए, 2% चलो स्पेलिंग आगे पीछे हैंड स्लिप हो जाता है, हाथ स्लिप हो जाता है, नो इशू। तकरीबन 70+ आपकी वोकैबुलरी हो, 70%। 100% वोकैबुलरी ना भी हो, हम कौन से गोरे हैं ये इतने, हमारे हमको स्कॉलर हैं,
लेकिन एटलीस्ट आपको एक वर्ड की फैमिली पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ग्रेट है, ग्रेट की फैमिली आपको पता हो, ठीक है, क्या हो सकती है ग्रेट की फैमिली, ठीक है। ग्रेट के कुछ सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए ना, स्टुपेंडस, फैंटास्टिक, ठीक है, मार्वलस, हाँ फैंटास्टिक, ठीक है। यानी उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आपको कम से कम एक वर्ड्स की फैमिलीज का पता होना चाहिए ताकि वो आपकी रेपिटेशन ना बने, ठीक है। ब्यूटीफुल, चार्मिंग, एक्सक्यूजेट, स्पेक्टेकुलर, बीविचिंग, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। तो ये कम से कम आपको सिनोनिम्स उसमें डालने हैं ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो, ठीक है जी। तो होपफुली कि आपको इन डिटेल मैंने राइटिंग के बारे में बताया। अगर किस जी डिस्कस एंड ओपिनियन, हाँ जी, ओपिनियन जब आप देते हैं तो ओपिनियन आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और याद रखिएगा इन आइल्स राइटिंग देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, द वे यू राइट दैट मैटर्स। आपने एक चीज नेगेटिव लिखी है उसके बारे में, ठीक है, अनबायस्ड चीज लिखें, एक्सट्रीमिस्ट ना बने, मजहब को ना ठोकें बीच में, ठीक है, कोई हदीसों के रेफरेंस ना डालें, नो, जनरल बात करें। द बेस्ट वे इज द मिडल वे, द बेस्ट वे इज द मिडल वे, बस ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं बनना, ज्यादा जो है वो स्लो भी नहीं होना, दरमियान वाला, ठीक है। ज्यादा कड़वा भी नहीं बनना, वो कहते हैं ना कि लोग थूक दें तुम्हें, ज्यादा मीठा भी नहीं बना कि लोग तुम्हें निगल लें। यू हैव टू बी इन बिटवीन, मिडल में रहना है। तो जब ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन है, डिस्कसिंग में ओवरऑल आप उसको डिस्कस करें, जो भी सिचुएशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट, यस, बस उसको लेकिन बताएं कि अब इसके मेरिट्स में डिफाइन करने लगा हूं, ये जरूर बताना है उसको। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम बेनिफिट्स रिगार्डिंग उधर क्या क्या, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेज, नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड। यानी जो तुमने आगे लिखना है उसका पहले माइंड बनाओ कि अब तुम ये आगे लिखने लगे हो चीज। यस यस, ईच पैराग्राफ स्टार्ट विद डिफरेंट टॉपिक्स, यस यस यस, ठीक है जी। ना जी हेडिंग, देयर इज नो हेडिंग इन आइल्स राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नो हेडिंग्स, पैराग्राफिंग, और हर पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़नी है। कुछ लोग ट्रेडिशनल पैराग्राफ बनाते हैं, यानी कि 5-6 स्पेसेस छोड़ के पैराग्राफ बनाते हैं, वो रॉन्ग है, वो ओल्ड फैशन है। द लेटेस्ट स्टाइल इज दैट यू हैव टू राइट आफ्टर लीविंग वन लाइन, एक लाइन छोड़ के भी दूसरी लाइन में आपने करनी, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर द राइटिंग, ठीक है। Okay, well, now we will discuss about writing task 1, academic, जिसमें आपको कोई ग्राफ आ सकता है, कोई पिक्चर आ सकती है, कोई प्रोसेस मेकिंग आ सकता है, कोई आपको मैप आ सकता है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है जी। तो उसको कैसे करना है, वेरी सिंपल फार्मूला कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पिक्चर, टेबल और ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करें, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उसका टाइम होता है 20 मिनट्स। अब 20 मिनट के अंदर आपने वो पिक्चर, ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी वट एवर एल्स जो आपको आएगा उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्टरी लाइन। इंट्रोडक्टरी लाइन अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो छापा मारते हैं जो एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, द चार्ट, बार चार्ट बिलो शोज दैट। आपका आंसर भी सेम नहीं होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट सेम आंसर उठाते हैं, वो बिलो की गलती कल मेरे ख्याल किसी ने की थी, वो उसको बिलो नहीं लिखना। बिलो उसने इसलिए लिखा हुआ है कि उसने नीचे ग्राफ दिया हुआ है, इसलिए उसने क्वेश्चन में बिलो लिखा हुआ है। तो इसे कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारना। मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, गिव योर ओन राइट स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है द बार चार्ट और द पिक्चर शोज। अब शोज के सिनोनिम्स होने चाहिए आपके पास। द बार चार्ट रिवील्स, द बार चार्ट एक्सप्रेसेस, द बार चार्ट एलिस्ट्रेट्स, द बार चार्ट गिव्स एन आइडिया, ठीक है, गिव्स इंफॉर्मेशन, द बार चार्ट हाईलाइट्स, एक्सप्रेसेस, ठीक है। तो उसका सिनोनिम्स लगाएं। इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद फिर लाइन एक छोड़ दें, लीव द लाइन आफ्टर इंट्रोडक्टरी लाइन, ठीक है। फिर आपने उसकी बॉडी में यू हैव टू एक्सप्लेन
what is being discussed या what is being asked in the graph, ठीक है। उसमें याद रखिएगा कि अगर ईयर मेंशनड है, फॉर एग्जांपल 1972, 1980, तो यूज पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल द रेशियो इंक्रीज्ड इन 1978, ठीक है। अब आप अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो गलती करते हैं वो लिखते हैं द रेशियो इज इंक्रीज्ड, द रेशियो वाज इंक्रीज्ड। ये ग्रामेटिकल एरर्स हैं। रेशियो इंक्रीज्ड, रेशियो डिक्रीज्ड। जब आप ये लिखते हैं द रेशियो वाज इंक्रीज, द रेशियो इज इंक्रीज, तो वो गलती है, ठीक है। गलती नहीं बल्कि गलता मैं कहूँगा, वो गलता नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यू हैव टू डिस्कस व्हाट इज नेसेसरी। डोंट गिव पर्सनल स्टेटमेंट इन राइटिंग टास्क 1। पर्सनल स्टेटमेंट नहीं आपने देनी, आपने वट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन वट एवर इज बीइंग शोन, ठीक है। बस उसको एलेबोरेट करना है बस, ठीक है। सिंपल, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं देनी, ठीक है। वो देकर फिर लास्ट पे एक लाइन छोड़नी है, फिर कंक्लूडिंग लाइन देनी है। जिस तरह आप ऐसे के अंदर कंक्लूजन देते हैं ना, इसमें कंक्लूडिंग लाइन देनी है। आप कंक्लूडिंग लाइन का स्टार्ट आप दे सकते हैं, व्यूइंग द बार चार्ट या ग्राफ एज ए होल वी कैन से दैट, एनालाइजिंग द बार चार्ट एज ए होल वी कैन से दैट, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट। अब कंक्लूजन उसका देना है कि उस बार और चार्ट के अंदर या ग्राफ के अंदर जो हाईएस्ट रेशियो है और जो लोएस्ट रेशियो है वो आपने बता देनी है, दैट्स ऑल, ठीक है जी। यानी उसका जो एंड ये देना है कि बार चार्ट के अंदर जो स्मॉलेस्ट रेशियो है वो कौन सी है, किस कंट्री की है, किस कैटेगरी की है, और जो हाईएस्ट रेशियो है वो कौन सी है, ठीक हो गया। तो इस तरह आपका राइटिंग टास्क 1 कंप्लीट हो गया। हाँ जी, स्पीकिंग टेस्ट जो है आइल्स का, उसके अंदर अच्छे बैंड्स किसके आते हैं? हाँ जी सर, जो अच्छी स्पीकिंग करता है उसी के अच्छे आते हैं, ठीक है भाई। बोलने से आपके बैंड्स आएंगे ना, आप खामोश हो जाएंगे वहां पे तो किस तरह आपको वो बैंड्स देगा? बोलने से ताला खुलता है, ठीक है। और स्पीकिंग में याद रखिएगा कि सबसे पहली बात जो आपने स्पीकिंग में माइंड में रखनी है कि यू हैव टू किल द फियर। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं बोलूँगा तो गलती होगी। जब वो मेरे सामने बैठा हुआ है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है, कभी भी उसका प्रेशर नहीं लेना। कंपोज्ड प्लेयर बनना है, यू हैव टू बी कंपोज्ड स्पीकर। और कंपोज्ड स्पीकर वो होता है जो रिस्पॉन्सिव होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है। और रिस्पॉन्ड कौन करता है? जिसको बोलना आता है। और बोलना किसको आता है? जिसको इंग्लिश आती है। और इंग्लिश किसको आती है? जिसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिसके स्ट्रांग है, जिसको पता है कि पास्ट में कैसे बात करनी है, जिसको पता है प्रेजेंट में कैसे बात करनी है। समझ आई बात की? देयर इज नो वन वर्ड आंसर इन आई एम स्पीकिंग। जस्ट where is your hometown? Well sir, my hometown is in Jhelum and it is the smallest city of Pakistan. It is one of the peaceful cities and I have been in Jhelum since my childhood. So Jhelum has a historical background. अब आप उसने Jhelum के बारे में आपसे hometown का पूछा है तो this is not the right answer that Jhelum is my hometown. You have to elaborate the answer. जितना आंसर एलैबोरेट करके बताएंगे उतना आप एक अच्छा तासर देंगे स्पीकिंग का। जी जी, देखिए कोई वो यस यस यस, देखिए व्हाट एवर द क्वेश्चन ही आस्क्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड। वेदर ही इज इन पास्ट टेंस यू हैव टू आंसर इन टू पास्ट टेंस, इफ इज इन आस्किंग इन प्रेजेंट टेंस you have to answer into the present tense. For example, when do you go for shopping? Well, last year I went for shopping along with my friend. It was a nice day. Wrong. When do you go for shopping? तुम शॉपिंग पर कब जाते हो? और तुम बता रहे हो कि मैं शॉपिंग पे गया था। चल बेटा 3 बैंड्स 4 ले घर जा। जिस स्ट्रक्चर में वो क्वेश्चन कर रहा है उसी स्ट्रक्चर में आंसर देना है। एक बहुत बड़ी गलती जो स्पीकिंग में अक्सर होती है, How long have you been in this company? Well, I am in this company
from 2004. How long have you been? I have been in this company since अच्छा जी, स्पीकिंग में जब आपसे क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, इन द बिगिनिंग पार्ट वन, इन पार्ट वन ही विल आस्क यू द जनरल क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सिबलिंग्स, ही मे आस्क अबाउट योर होम टाउन, ही मे आस्क अबाउट योर फैमिली, योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है. सो वट एवर द क्वेश्चन ही आस्क, सो यू हैव टू आंसर्स, ठीक है. क्वेश्चन प्रेजेंट में, आंसर प्रेजेंट में, क्वेश्चन पास्ट में, आंसर पास्ट में. ये बेसिक फार्मूला है स्पीकिंग का, ठीक है. और स्पीकिंग में कभी भी अपने एक्सेंट को चेंज करने की कोशिश ना करें. डोंट ट्राई टू बी गोरा और ब्रिटिशर्स. हम लाख कोशिश कर लें, हम कभी भी गोरों की तरह नहीं बोल सकते. गोरा अपने एक्सेंट में बात करता क्यों है? क्योंकि वो नेटिव स्पीकर है. वी आर नॉन नेटिव स्पीकर. कुछ लोगों को ये कम्प्लेक्स होता है, यार हम गोरों की तरह बोलेंगे तो हमें अच्छे बैंड्स देगा. नो, जो आपका एग्जामिनर है वो भी पाकिस्तानी है, ठीक है. वो आपसे जो क्वेश्चन, जो अच्छे एग्जामिनर हैं वो आपसे बड़ा आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छे गुड जेस्चर्स देते हैं. जैसे बता रहे थे कि खान साहब के गए हैं कि उसने अच्छे जेस्चर्स दिए हैं, तो वो अच्छा जेस्चर देना आपको मज़ीद मोटिवेट करता है, ठीक है जी. अच्छा, जब भी क्यू कार्ड आपके सामने आता है, क्यू कार्ड के जो सब क्वेश्चंस होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप ना आगे उनके लिख लिया करें कि when did it happen past, how did you do it, उसकी रीज़न लिखनी है आगे, ठीक है. यानी पॉइंट्स लिख लें. 1.5 मिनट्स देता है, आपने सिंपल सब क्वेश्चंस के आगे कुछ हिंट्स लिख लें. उन हिंट्स को जब आप लिख लेंगे तो जब आप स्पीकिंग कर रहे होंगे तो वो हिंट आपको काम आएगा कि यार अब मैंने पास्ट में बात करनी है, अब मैंने सेकंड रीज़न करनी है. तो सब क्वेश्चंस जो होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आपने स्पीकिंग में लेके चलना है. उनको इग्नोर नहीं करना. इग्नोर करेंगे तो वो आप ट्रैक से हट जाएंगे. आपकी स्पीकिंग आपके टॉपिक को फुलफिल करती है. यानी टॉपिक कुछ है, आप बोल कुछ रहे हैं, वी वोंट रेट यू प्रॉपरली. टॉपिक के मुताबिक बात करनी है, स्टोरी मेकिंग करनी है, गप्पे मारनी है ज़रूर, लेकिन गप्पे भी किसी रीज़न से मारनी है. स्टोरी टेलिंग करनी है, लेकिन स्टोरी टेलिंग के अंदर भी आपका टॉपिक फुलफिल होता हो, ठीक है जी. तो बिल्कुल डोंट गेट पैनिक, जस्ट बी रिलैक्स्ड, ठीक है, और अच्छे तरीके से बोलें और इंशाल्लाह ताला यू विल बी रेटेड विद गुड बैंड्स, ठीक है. और ऐसे लोग जो वर्क परमिट में जीटी का टेस्ट दे रहे हैं, दे रिक्वायर्ड 4 बैंड इन स्पीकिंग, वो ये ना कहें जी कि मैं बस थोड़ा सा बोल लूँगा, बस ठीक है मुझे वो बैंड्स दे देगा. आपने उस क्राइटेरिया को पूरा करना है. आपने उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के क्वेश्चन जो वो पूछेगा उनको यू हैव टू फुलफिल इट, ठीक है जी. तो दैट्स ऑल. एनी क्वेश्चन विद रेफरेंस टू स्पीकिंग यू मे प्लीज आस्क. कोई किसी का क्वेश्चन हो स्पीकिंग के हवाले से? ट्रिकी क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं कि वो आपको ये चेक कर रहे होते हैं कि अगर इसको किसी भी किस्म का रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, या इसकी कोई ओपिनियन ली जाए, तो वेदर ही इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है. बेसिकली बाज़ दफ़ा आप देखें ना, आपकी पर्सनैलिटी है कि यू लुक लाइक ए चीफ एग्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी, ठीक है, या योर जेस्चर इज़ जस्ट लाइक ए प्रिंसिपल, तो डेफिनेटली वो फिर आप बंदे की कैटेगरी के मुताबिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना. वो उससे बेसिकली वो चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है जी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और मैंने बड़ा डिटेल जो है वो डिस्कस किया है कि हाउ टू टेक आइल्स टेस्ट, ठीक है. आपके तमाम मॉड्यूल्स को डिटेल डिस्कस किया है और इन्हीं चीज़ों को बार बार आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो. ऑल द बेस्ट.